अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्या मसला है, मेरे कपड़ों के साथ कोई मसला हो गया? सारे हंस रहे हैं। What is this दुपट्टा lying in the start? यार मैंने तो बिल्कुल ऐसे लिया हुआ था दुपट्टा, पूरी टीम ने मुझे कहा कि नहीं आप ऐसे ले लें। अब ये इसकी वजह क्या है? साहिबा है ना, बहुत अजीब लग रहा है, सही लग रहा है। चलो ठीक है। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी, मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। हलीमा, the dress is very nice. I really like it. The shoes matches with it very very nicely. लेकिन ये ड्रेस मेरा ये भी तुम्हारा नहीं है, बहन का है। अगले 3 हफ्ते जो कपड़े मैं पहनूंगी वो मेरी बहन के होंगे, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि वो बाकी कपड़े जब मुझे देगी तो फिर किस बहन को चुनोगी तुम? नहीं, अभी तो पहली वाली की खत्म नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि वो मुझे अब जब मैं उससे लेने के लिए गई ना, बल्कि कल भी हमारी बात हो रही। वापस नहीं, ऐसे बस भेज दो। हाँ, वो खुद ही धो लेगी, धुला लेगी भाई, मैं नहीं धो के दे सकती। तो मैं उसे कल बता रही थी कि मैंने ये वाले कपड़े पहने, तो मुझे कहती कि अभी तो तुम्हारे, मैंने कहा 3 हफ्तों के मेरे पास कपड़े हैं ना तुम्हारे। तो मुझे उस पर आगे कहने लगी कि इसका मतलब है गर्मियाँ तुम्हारी मेरे कपड़ों से गुजर जाएंगी, क्योंकि सितंबर तक तो तुम मेरे पास कपड़े। हाँ, that's true. क्योंकि अगस्त और सितंबर ही अब रह गए। लेकिन आज हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसका इलाज कहीं नहीं मिल रहा, वो ये है कि बिजी होना। ये इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है कि अब हर कोई आपको बिजी लगता है। जिससे पूछो कहते हैं यार मैं बहुत मसरूफ था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ये आप जिससे पूछें, आप अपने शौहर से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, अपने बाप से पूछें, आप अपनी बीवी से पूछें, आप अपनी अम्मी से पूछें, वो अपनी बहनों को बता रही होती है मैं इतनी मसरूफ थी। ये अचानक से मसरूफियत वाली बीमारी आ कहाँ से गई है? क्या ये डूम स्क्रॉलिंग का नतीजा है? अब डूम स्क्रॉलिंग क्या होती है? डूम स्क्रॉलिंग होती है कि आप बस रील्स देखते जा रहे हैं, शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं, आप वन बाय वन बहुत सारी कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग नथिंग। 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो कि लुक बिजी, डू नथिंग, और एक वो होते हैं जो एक्चुअली कुछ कर रहे होते हैं और जिंदगी में प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं, फिर अचानक से बताते हैं कि मैं इस चीज में मसरूफ था और ये मैंने अचीव कर लिया। फॉर इंस्टेंस CSS का इम्तिहान कोई दे रहा होता है, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है, कोई बाहर के लिए अप्लाई कर रहा होता है, कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा होता है। मैं अपने जुमरे में चीजें बता रहा हूँ जो होता है। लेकिन बदनाम हो जाते हैं वो लोग, हुमायूं ने जो मिसाल दी वो बदनाम हो जाते हैं वो बेचारे लोग भी जो वाकई में ही मसरूफ होते हैं, वाकईतन ही मसरूफ होते हैं। क्योंकि लोगों को फिर किसी की मसरूफियत पे यकीन ही नहीं आता। लोग कहते हैं हाँ ये तो आजकल तो हर किसी ने यही जुमला पकड़ा हुआ है कि मैं मसरूफ हूँ, मैं मसरूफ। अच्छा, फिर लोग ये एक जुमला बोलते हैं, वो सारे एवं ये कह रहे हैं, असल में कोई मसरूफ नहीं है। They come up with a जुमला as well. वो कहते हैं इतने मसरूफ थे कि 1 मिनट का मैसेज अपनी अम्मी को तो मैसेज कर लिया था ना, अब्बू को तो कर लिया था, मुझे नहीं कर सकते थे। ये अक्सर जुमले हम सुनने को मिलते हैं। और वो कहते हैं कि आप अगर प्रायोरिटी रखे जाए ना और किसी को अगर चाहते हो तो आप मसरूफियत से भी वक्त निकाल जरूर लेते हैं। लेकिन आई एम कमिंग बैक टू हलीमा एंड आस्किंग हर क्वेश्चन। हलीमा, औरत के जुमरे में बात करूं तो औरत बहुत मसरूफ होना शुरू हो गई है। उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझा जाता है घर उसने संभालना है, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ हमारे माशरे में एक्सपेक्ट किया जाता है। सो आपको अगर आप जॉब भी कर रही हैं, देन अगेन दे विल एक्सपेक्ट यू टू डू द हाउस होल्ड एज वेल। मुझे बताओ कि एक खातून क्या एक्चुअल में बिजी होती है कि नहीं, उसे प्रायोरिटाइज करना नहीं आता? जो मी टाइम की हम बात करते हैं वो इसलिए निकाल सकती है क्योंकि उसने अपने काम को बहुत एक्सटेंड कर दिया होता है, उसने एक प्लानिंग नहीं की। अच्छा, मुझे लगता है कि खवातीन ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फजूल में अपने कंधों पे फजूल में नहीं कहना चाहिए, मतलब अपने कंधों पे ले ली है। मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो 80%, 90% खवातीन जो है वो घर पे रहा करती थी और सिर्फ 10% जो है वो बाहर निकलती थी काम करने के लिए। तो वो एक अनकॉमन चीज़ थी। और वो वाली खवातीन जो बाहर काम करती थी वो जब घर आती थी तो बहुत सारे काम हुए हुए होते थे और उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेजॉरिटी केसेस की मैं ये बात कर रही हूँ। अब क्या है, अब 90% खवातीन जो हैं वो बाहर के काम भी कर रही हैं और फिर जाहिर है जब वो घर आती हैं तो उनको घर के काम भी करने पड़ते हैं क्योंकि घर पे उस तरह से कोई और मौजूद नहीं होता उनके हिस्से के काम करने के लिए। तो अब वो जो है ना, हम लोग हर वक्त हर काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैं यहाँ पे होती हूँ, मैं यहाँ से जब घर जाती हूँ तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत बड़े बड़े काम करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं हांडियाँ बनाती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं मैं करती। लेकिन उसके लेकिन जब वक्त पड़ता है तो करती हूँ। हाँ, जब वक्त पड़ता है तो करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं करती हूँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद हमारे कल्चर ने और सोसाइटी ने खवातीन के साथ अटैच कर दी हैं। फॉर सपोज उनके लिए प्राइमरी समझ दिया गया है। उनके लिए नहीं, प्राइमरी भी नहीं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी समझ दी गई है। बच्चे के काम
माँ ने ही करने हैं। बच्चे को सुलाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, धुलाना, सब कुछ माँ ने करना है। ये एक कल्चर। हाँ जी जी जरूर। और अगर वालिद करेगा तो थैंक यू टू हिम। हाँ मतलब यार इतना अच्छा है वो। अच्छा वो बीवी सारा कुछ कर रही है, लेकिन अगर एक शौहर करता तो कहते हैं यार कितना अच्छा शौहर है। ये तुम्हारा मियाँ सलाद भी देता होता है इसको, कितना अच्छा शौहर है। देखो उसके साथ इतनी हिली सो भी जाती है। अब अच्छा ये तो एक अलग चीज़ है, उसको थैंक यू करना है, ये करना। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को भी करने लग जाते हैं कि ये तो शायद इसका काम ही नहीं है और ये जो है आपकी हेल्प कर रहा है। हालांकि भाई उसका भी बच्चा है, वो अगर हेल्प कर रहा है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन लोग ये समझने लग जाते हैं कि नहीं ये काम नहीं था इसका, ये इसका फर्ज नहीं था, इसने आपकी हेल्प की है यानी कि आपके ऊपर एहसान किया। तो ये प्राइमरी, देखिए यही कहा, ये प्राइमरी आपका था, उससे तो टर्शरी है, उसका टर्शरी है, सेकेंडरी भी नहीं है। ज़ैनब को अस्सलाम वालेकुम कहूंगा। We missed her yesterday a lot. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमायूं आपके हाथ में बड़ी चमकती धमकती चीज नजर आ रही है मुझे। और गले में भी, आपने गले में भी कुछ पहना हुआ है आज नया। आज मेरे गले में पहना हुआ है। नहीं जूम हो सकता है। अच्छा जो गले वाला है ना मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा, मुझे भी वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। बना हुआ शेर। अच्छा हाँ तो मोहम्मद की बर्थडे भी बल्कि आने वाली है और उसका साइन है लियो, तो वो बहुत सारी इस तरह की चीजें जो है वो इकट्ठी करता है। एक्सेसरीज का शौक है। हाँ एक्सेसरीज का उसको शौक है, बल्कि उसने एक रिंग भी बहुत सालों से पहनी हुई है जिसके ऊपर बकायदा इतना बड़ा शेर बना हुआ है। और वो एक ड्रामा आया था फैसल कुरैशी का, उन्होंने अपने नाम की रिंग हाँ तो उसके बाद से वो ली कुछ हाँ डेविल टाइप से बने होते, तो इस तरह के तो ये मैचिस्नो का है एंड मैचिस्नो हैज सेंड मी दिस। आई होप आई एम सेइंग द नेम राइट। इट्स MACHISMO और दे हैव सेंड मी दिस, बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार गाइस, तुम लोगों ने तारीफ करके मेरा दिल बड़ा कर दिया। आपसे सवाल मेरा ये है, अब लोग क्यों कहते हैं मसरूफ? ये काम वही है जो पहले से लोग करते आ रहे हैं, कोई नया काम ऐड ऑन नहीं हुआ। क्या हमारे अंदर एनर्जी लीकेज शुरू हो गई है? हम बहुत सारी जगहों पे एनर्जीज देना शुरू हो गए हैं, अब क्यों मसरूफ होते हैं? पहले यही काम सारे थे, अब क्यों ये नारा लगता है कि हम बहुत मसरूफ है? काम तो ये सारे वही हैं जो पिछले आबाओ अजदाद से लोग करते आ रहे हैं। अच्छा अगर मैं वर्किंग वुमेन की बात करूं तो उनके लिए तो एनर्जी बहुत ज़्यादा वो जो है ना पूरे दिन में जो वेस्ट होती है या वो निकलती है वो पूरे वीक में वो मतलब अगर एक वीक उन्होंने बहुत अपनी एनर्जी लगाई है तो नेक्स्ट वीक वो डाउन होती जाएंगी। इसी तरह जो दूसरी ख़वातीन है जो घर पे बैठ के काम कर रही होती हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मुलाजिम मौजूद होते हैं और वो रेगुलर वही काम कर रही हैं। जैसे हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें वो सेम काम नहीं मिलता, हमें बहुत से टास्क करके बाहर के फिर घर पे जाने होते हैं और घर के टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। वन माय क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो एनर्जी लीकेजेस हो रही हैं, पहले ये लीकेजेस नहीं थी, यानी कि अब हमने अब देखिए खुदा ना खास्ता फ्लड आ गया, हमें उसकी न्यूज भी देख रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो रही है, हम अपने कमेंट्स भी लिख रहे हैं, किसी की डेथ हो गई, खुदा ना खास्ता किसी की जैसे हुमैरा असगर की हुई, हम सब ने बहुत पहले बहुत ज्यादा ढकी छुपी होती थी और हम तक तो ये लीकेजेस है, ये एनर्जी ड्रेन करती है, बहुत ज्यादा करती है। और बहुत सी जगहों पे इस तरह से होता है कि आप ना भी आप अपनी बॉडी पे ना भी फील कर रहे हो लेकिन वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती है आपकी बॉडी पे कि आपने अगर किसी की भी न्यूज सुन ली है तो आप कहेंगे अच्छा हमें क्या, आप ऐसे ही कोई भी नॉर्मल है लेकिन वो आपके अंदर घुस जाती है। ओके अच्छा हलीमा, व्हाट डू यू थिंक? अब द कंक्लूजन पे जाएंगे, हम इसको खत्म करेंगे। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए अपने आप को? ये जो बिजी का जो नारा है वो हम ना लगाएं और टाइम हम ना डिवाइड करके उन लोगों को दें जो डिजर्व करते हैं, जो हमारे लिए भी बेहतर है। या मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ लग रही है ना कि वो आपको इतना ड्रेन कर रही है कि उससे आपकी फैमिली इफेक्ट हो रही है या उससे आपके नॉर्मल रेगुलर लाइफ इफेक्ट हो रही है तो आप वो मत करें। मैं तो बहुत सारे लोगों को यही मशवरा देती हूँ कि भाई आप फिर मत करें। बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं वो पैसे की दौड़ में कि जी ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत मसरूफियत हो रही है, मैं कहती हूँ आप मत करें, मैं तो आपसे नहीं मांग रही पैसा। या बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो कहेंगी कि ठीक है पैसा ज़रूरी है एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सेसिव अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी आपके वक्त की, आपके प्यार की, इस तरह की चीज़ों को भी आपकी फैमिली की ज़रूरत होती है। तो मैं तो हमेशा हर किसी को यही मशवरा देती हूँ। दूसरा जो बहुत मशवरा मैं देती हूँ बुजुर्गों को वो ये कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है आप लोग न्यूज़ देखना छोड़ दें। इतनी न्यूज़ वो देखते हैं ना, इतनी न्यूज़ कि वो हर वक्त उसी टेंशन में रहते हैं। और दूसरी वो चीजें होती है ना, है ना, और दूसरी वो जो चीजें होती है ये वीडियो मीडिया भी छोड़ना पड़ेगा, बिहेवियर भी उससे ट्रांसलेट हो रहे हैं और वो उसी तरह एक्ट कर रहे होते हैं और उसे बिलीव करते हैं और वो कहते हैं ये होगा और ये इस तरह हो जाएगा। ये जो वीडियोस के नीचे लिखा हुआ होता है ना, ये वीडियो खोलें इसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसके अंदर वो नहीं होता। हम मीडिया में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पे कोई बात भी तकरीबन 90% सच नहीं होती है।
हमारे बुजुर्गों को नहीं पता था। ज़ैनब, कंक्लूजन फॉर यू, सॉरी, आई एम सॉरी, आई हैव टू कम अप विद द कंक्लूजन। आप मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक, हमें क्या करना चाहिए? ऐसी क्या चीज़, एक चीज़ ऐड कर लेंगे कि हमारा ये जो टाइम है वो हम अच्छी तरह कंज्यूम कर पाएं? अच्छा, जैसे मैं काम बाहर का भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे मैनेज करती हूँ, जिसपे मुझे बॉडी का, एक तो होता है कि मेरी बॉडी थके नहीं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सलवेटे में वो सारी चीज़ें बनानी है, मिक्सिंग वाली वो यूज़ नहीं करनी, मैं वो करती हूँ क्योंकि मेरा टाइम बच जाता है। मैं आटा भी मशीन में यूज़ करती हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। इस तरह मेरी बॉडी जो है ना वो थकती नहीं है। दूसरा ये कि मैं हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपने लिए निकालती हूँ, सिर्फ वो मेरा होता है। मैं सिर्फ अपना टाइम गुजारती हूँ, मतलब कोई भी दिन हो सकता है या कोई अपनी स्पेसिफिक अपने, उसके लिए ये होता है कि फिर मैं पूरा जो मेरा हफ्ता है ना, एक मिनट मैं बता रही हूँ। Which day is it? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अच्छा, तीनों दिन, सैटरडे या संडे, दोनों में से एक दिन होता है जिसमें मुझे पता होता है मेरा काम कम है और मैंने अब पूरा हफ्ता अगले की एनर्जी जो है मुझे चाहिए ही चाहिए, तो फिर मैं वो एक अच्छा, एक चीज एक चीज और है, खवातीन के लिए उनकी प्लानिंग कोई और भी करता है, उनके काम में ऐड कोई और भी करता है। आपने मेरा ये काम कर देना मामा, आपने मेरे कपड़े धो देने, बिकॉज आप तो उससे एज पे नहीं है। मैं जल्दी, आप बताइए क्या बना रहे हैं, फिर मैं कंक्लूजन दूं। आज चिकन मलाई हांडी बन रही है। आज चिकन मलाई हांडी बन रही है। एंड द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये याद रखें कि हर चीज आप नहीं कर सकते। एक दिन में अगर आप हर चीज अचीव करना चाहते हैं, इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट। सबसे पहले आपने प्रायोरिटी रखना है इंसानों को, कौन आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला आपका अपना आप, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, आपके अंदर उतनी एनर्जी है किसी को देने के लिए? अगर नहीं है, पॉज, स्टॉप दैट डे। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कॉसप। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ज़िंदगियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी या तो हो गई हैं या हमें लग रहा है कि हो गई हैं, हमारे पास किसी चीज़ का टाइम नहीं बचता। उसकी रीज़न जो है वो क्या है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया जा सकता है और सारी चीज़ें जो है वो बेहतरीन अंदाज में की जा सकती हैं। आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है और बहुत कम ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी क्लास में बैठ के आपको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इनका जो फोकस होता था 1.5 घंटे 1 घंटा 40 मिनट की क्लास होती थी और इनका फोकस क्वांटिटी पे कभी नहीं होता था, क्वालिटी पे होता था। ये हमेशा कोशिश करती थी कि जितना टाइम हम पूरी क्लास का उसके ऊपर फोकस रहे, हम पूरी अटेंशन से सुने, ये उतना टाइम पढ़ाती थी। और उसके बाद ये जब देखती थी कि हमारा फोकस जो है वो हटना शुरू हो गया, हम ड्रेन होने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, 1 घंटा 40 मिनट नहीं पढ़ा जा रहा हम लोगों से, तो ये उसके बाद कोई बात करने लग जाती थी, किसी और तरफ टॉपिक को ले जाती थी और पढ़ाई को छोड़ देती थी और बहुत लीनियंसी के साथ पढ़ाती थी। बट कुछ चीजें थी जिसके ऊपर बहुत सख्ती करती थी। मैं यही पूछने लगा था बिकॉज आई थिंक she's not that हाँ, लेकिन मुझे लगता है वो समझ गई थी कि हम क्या चाह रहे होते थे, लेकिन कुछ चीजें थी जिसके ऊपर बहुत सख्ती करती थी जो मुझे बहुत पसंद थी। एक तो ड्रेस कोड। अच्छा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी ड्रेस कोड फॉलो नहीं करता था। हम मीडिया के डिपार्टमेंट से थे और हमें कहा जाता था कि जी अगर आप ड्रेस कोड फॉलो नहीं भी करें तो इट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि आपने आगे जाके ऐसी ही फील्ड में रहना है जहाँ पे ड्रेस कोड को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाना। लेकिन ये कहती थी कि नहीं, जब यूनिवर्सिटी ने ड्रेस कोड रखा है तो आप उसे फॉलो करें। और दूसरी चीज़ जो उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती थी, जिसका मैंने पिछले दिनों जिक्र भी किया था, ब्रेक के दौरान हम किसी बारे में बात कर रहे थे कि लड़के लड़कियों को साथ नहीं बैठने देते। है ना, मैंने आपको ब्रेक के दौरान ये बात बताई थी कि लड़के लड़कियों को साथ नहीं बैठने देती थी, क्योंकि कहती थी कि लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देते लड़कियों को भी जो करना चाहती हैं कॉन्सेंट्रेट। तो हम उनको बुलाते, 7 बुक्स जो हैं वो अभी तक लिख चुकी हैं, उनकी ऑथर है, डिफरेंट जगहों पे इंटरनेशनल उनके जो है रिसर्च पेपर्स जो है वो छप चुके हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। प्रोफेसर है, पहले उस यूनिवर्सिटी में थी जहाँ मैं पढ़ती थी और अब उस यूनिवर्सिटी में है जिससे हुमायूं जो है वो मुंसलिक है। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए बुलाते हैं जी डॉक्टर मैम हयाम कयूम को।
अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? सो गुड टू सी यू। प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you so सादा much. पर पुरवकार लिबास, Thank you so माशाल्लाह। much. आपके जूते भी बड़े खूबसूरत हैं। अल्लाह Thank करे वो you. नजर आ जाए स्क्रीन पे और लोग कहे वाह वाह क्या खूबसूरत जूते Thank you हैं। so मैम much. सबसे So पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने बेहद वक्त शुक्रिया निकाला, कि आपने हम निकाला आए यहाँ। वक्त। हलीमा ने आपकी तारीफ में इतनी बातें कर दी, अब तो तजस्सुस हो रहा है आपको और जानने का। मेरी आपसे इतनी इंटरेक्शन हुई थी कि मुझे एक दफ़ा एक स्टूडियो चाहिए था, एक साल पहले की बात है। और आपने मुझे बड़ा आपने कहा बेटा कोई मसला नहीं है, मेरी क्लास ख़त्म होने वाली है, आप ले लीजिएगा। तो यू गेव इट टू मी देन। बट आपसे पहला सवाल हम पूछेंगे, आपका बड़ा तजुर्बा है इस बारे में, आप पढ़ाती भी हैं, बच्चे भी बड़े किए होंगे आपने। आई एम श्योर यू मैरिड। यस। ओके, सो योर किड्स आर हाउ ओल्ड आर दे? सब शादीशुदा। सब? ओह माय गॉड, यू डोंट लुक दैट ओल्ड, माशाल्लाह। सो आपको ये क्यों अब कहने को मिलता है? काम तो वही सारे जो पहले ज़माने में हुआ करते थे, अब आप क्यों हम ये कहते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है? ये टाइम की कमी होना क्यों शुरू हो गई है? आर वी द वंस जो अब ये कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग वाले लोग हो गए, या दौड़ में तो सब है लेकिन हम हासिल कुछ नहीं कर पा रहे? क्या लगता है आपको? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोगों ने इनवाइट किया, मेरे लिए ऑनर की बात है। मेरी स्टूडेंट माशाल्लाह देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कहते हैं ना कि घना दरख्त है उसके नीचे कोई और पौधा नहीं उग सकता, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि घने दरख्त के नीचे बहुत बड़े पौधे उगते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं हो सकता। खुशी इस चीज़ की होती है जब स्टूडेंट आपका आपसे आगे हो, ये बहुत खुशी की बात है। जो मैनेजमेंट की आपने बात की, टाइम मैनेजमेंट की आपने बात की, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो टाइम है ना वो स्क्रीन टाइम एक्चुअली बढ़ गया। डिसिप्लिन हमारा लाइफ का जो हमारी एक ज़िंदगी थी, पहले हम सुबह उठा करते थे, इबादत किया करते थे, फिर वॉक के लिए चले जाते थे, मिल के नाश्ता करते थे, वो एक फैमिली बॉन्डिंग जो थी हमारी वो भी ब्रेक होती गई। आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ता गया। यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो गई। सुबह बच्चे जाते हैं 9 बजे जाते हैं, 5:30 6 बजे 7 बजे घर पहुंचते हैं, तो वो उनके लिए मैनेज करना बाकी लाइफ को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि जी के इर्द गिर्द के जो ऐसा मैक्रो फैक्टर्स हैं उनका आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर ना हो। और साहिबा बहुत खूबसूरत आपने बात की कि मैक्रो मैनेजमेंट हमारे अंदर नहीं है, वो करने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, इसका कंक्लूजन मैं चाहूँगा, आप तजुर्बाकार हैं, उस्ताद हैं, हलीमा को सिखाया आपने, यकीनन वो यहाँ तक पहुँची हैं। हाउ ब्यूटीफुली शी कंडक्ट्स द शो, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। लेकिन डॉक्टर साहिबा आपसे जानना चाहूँगा, मुझे बताइए कि इसका हल क्या है? क्या स्क्रीन टाइम कभी हम कम कर पाएंगे? मैं लीकेजेस की बात कर रहा था, ये जो एनर्जी लीकेजेस हो रही हैं हमारी, ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इतनी कि अब हम ड्रेन होते जा रहे हैं। इसका हल आपको कुछ नज़र आता है? ये पेरेंट्स के ऊपर है कुछ, लेकिन यूनिवर्सिटी की और स्कूल्स की ग्रूमिंग के ऊपर ये डिपेंडेंट है चीज़ें। स्कूल के अंदर अब बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल में बच्चों को ये कहा जाता है कि ये आपने गूगल से सर्च करके लाना है, ठीक है। हालांकि अब आपको पता है कि गूगल की भी एक पूरी कहानी, AI आ गया उसमें, चैट GPT आ गया, तो अब वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो प्रोसेस ख़त्म होता जा रहा है इंसान का, कॉग्निटिव थिंकिंग का, वो जो आप एक गहराई में डीपली जाके कुछ चीज़ें सोचा करते थे, जिससे विजडम डेवलप होता है, जिससे विजडम डेवलप होता है ना, वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। और सबसे बड़ा नुकसान हमारा यही है कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्कूल्स के अंदर इस पर आप टाइम होना चाहिए इसके लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं। स्क्रीन टाइम आपको पता है कि हम हैवी व्यूवर्स बनते जा रहे हैं, यानी 6 आवर्स से ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रीन के ऊपर। 6 आवर्स एक एवरेज बंदा, और उसको 35 मिनट से लेके उसको 1 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। जो कि हम अब जब आप स्क्रीन के ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, दूसरी आपकी फिजिकल हेल्थ। आपको पता है कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम बैठे रहते हैं और स्क्रीन पे देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, जो 35 मिनट और 1 घंटा भी है, हाँ जी, ये क्या कंजम्पशन जो है ये क्या हेल्दी है? क्या हमें उससे कुछ गेन हो रहा है? यानी कि 1 घंटा जिसको मी टाइम कहते हैं, मी टाइम में हम रील्स देखते हैं, क्या ये एक्चुअल मी टाइम हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन क्या है। आपने स्क्रीन देखी, आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। अब इस वक्त पूरे मीडिया के ऊपर एक ही तरह का कंटेंट आ रहा है जो कि बिलो स्टैंडर्ड, मैं एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़
के नीचे चला गया सब कुछ, सब स्टैंडर्ड हो गई हैं चीज़ें। वो एक स्टैंडर्ड पहले होता था कि एक अच्छा कंटेंट डेवलप किया जाता था और ऐसा कंटेंट होता था जिससे लर्निंग होती थी, लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो गया हमारा। बिल्कुल हम ठीक है। फॉलोअर्स बन गए। एक कॉल लेते हैं, एहसन है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और बड़ी खुशी होती है मुझे जब आप लोग माहिरीन तालीम को बुलाते हैं और हमारे साथ हमारी मैम प्रोफेसर तशरीफ रखती हैं जो कि हलीमा ने उनसे पढ़ा भी है और आपके साथ यूनिवर्सिटी में भी रह चुके हैं। तो और आपने जो शुरू में बात कही माया भाई के आजकल वक्त का लोग ब्लेस्ड हुआ करते हैं, हमारी प्रोफेसर साहबा ने बहुत अच्छा उसको बयान करते हैं। बस एक बात ऐड करूँगा कि पहले लोग अलग सुबह उठ के इबादत करते, दुआ करते थे और मसरूफ होते थे, क्योंकि नबी का ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफा हदीस है जिससे मैं भी फायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के कामों में बरकत है, और ये बरकत होती थी ना, वो बहुत होती थी। सर जो मैडम ने पूरा बयान कर दिया है। अच्छा, मैं सवाल ये करना चाहता कि मैडम क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि तालीम को यूनिवर्सिटीज में, जैसे पहले लोगों में शौक होता था तालीम इल्मों में रजिस्टर फाइलिंग में भागे जा रहे हैं, प्रोफेसर के पीछे जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं एग्जाम में क्या आएगा, पढ़ रहे हैं, उनको तवज्जो से सुन रहे हैं, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। वो हमारे स्टूडेंट में आजकल वो एक पढ़ाई के हवाले से नजर नहीं आ रहा, जुस्तजू नजर नहीं आ रही। वो ले रहे हैं, शौक में ले रहे हैं, बिल्कुल थोड़े से इतनी ज्यादा सीरियसनेस भी नहीं है। क्या इसकी वजह यह है कि दूसरे जराए से उनको नॉलेज मिल रही है, या ये सोशल पैराडाइम जो शिफ्ट हुआ है इस वजह से हो रहा है? इसकी क्या वजह है और इसको कैसे सही किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे एहसन के सवाल से ही शुरुआत करेंगे। कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जी एहसन ने कॉल करके सवाल पूछा था मैम से, वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो उस सवाल की तरफ आते हैं। मैं रिपीट करूँ, आपको याद है? हाँ मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो अब उनके अंदर वो इंथुजियाज्म नहीं है, वो जुस्तजू नहीं है कि वो प्रोफेसर के पीछे पीछे आए, किताबें लेके आए, बस वो ऐसे ही आ जाते हैं कैजुअल बिहेवियर में कि ठीक है जी क्लास अटेंड करें। कंपेयर्ड विद आल्सो कि अब क्योंकि एआई आ गया, सब कुछ बाहर से मिल जाएगा, वहाँ से भी मिल जाता है, तो इसलिए दे आर नॉट बॉदर्ड कि हमने क्लास अटेंड करनी है या सुनना है अपने प्रोफेसर को। तो क्या वाकई ऐसा है? ये दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है एआई, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस। दूसरा है आपका पैशन, और वो पैशन जो है वो एजुकेशन एक्वायर करने का पैशन है, ठीक है। लर्निंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ स्किल। वो स्किल साइड पे चली जाती है चीज़ कि आपने स्किल एक एक्वायर करना है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन आपकी तरबियत, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपकी मेंटल ग्रूमिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग, इन चीज़ों के साथ रिलेटेड होती है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि हमें ग्रेड्स की दौड़ में लगा दिया, और उसके बाद फिर हमारे ऊपर जो एग्ज़ाम सिस्टम वो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर ऐसे रखा गया, इम्पोज किया गया एग्ज़ाम सिस्टम कि हमने उसमें भी परसेंटेज और डिग्री ग्रेड्स जो हैं वो उसमें हमने लेने होते हैं। इस चीज़ ने हमें क्वालिटी से दूर कर दिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से दूर कर दिया। अगर तो हमें ये कहा जाता कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर्स, जिसका अभी देखिए मैं आपको हायर जो एजुकेशन है उसकी एक बात मिसाल देती हूँ यहाँ पे। हमें ये कहा जाता है जी कि आपने 3 आर्टिकल्स पर ईयर आप प्रोड्यूस करने हैं। अब हम 3 आर्टिकल जो हैं, ये नहीं कहा जाता कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये कहा जाता जी क्वांटिटी होगी तो प्रमोशन होगी। तो आप सोचें कि कैसे आपके सोच का जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वो कैसे हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये बच्चों के साथ भी हो रहा है कि बच्चों का वो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, वो स्किल एक्वायर करने का प्रोसेस ख़त्म होता जा रहा है। ईजी गोइंग बच्चे होते जा रहे हैं। ज़रा सा उनको हार्ड वर्क दो तो वो कहते हैं हमसे नहीं होता, क्योंकि वो आदी नहीं रहे हैं। उनकी तरबियत में वो चीज़ ख़त्म हो गई। यूनिवर्सिटी का पैटर्न ऐसे सेट हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आएँ, आप लेक्चर दें और चले जाएं। बच्चे उसको याद रखते हैं, नहीं याद रखते हैं, उनकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, नहीं होती है। क्लास में कोई मिसहैप हो जाता है, आप कहते हैं जी ये केस जो है फॉरवर्ड कर दो, ये नहीं कि आप उसको मैनेज करो। जब आप वहाँ पे मैनेज करेंगे, इर्द गिर्द के बच्चे देखेंगे, जब बच्चे देखेंगे तो फिर उसको फॉलो करेंगे, फिर उनकी डिसीजन मेकिंग डेवलप होगी और ज़िंदगी के अंदर उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी ये वाली चीज़ें ख़त्म हो मैम
अच्छा, आमना है जी कराची से। कॉलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके लिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आमना? वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा उठाया है। तो पहले की तालीम और अब की तालीम में देखो, आजकल जो है ना, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा हो गया है। और सैडली स्पीकिंग, जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या और भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्किल डेवलपमेंट बहुत कम चीज़ों पे है। बिल्कुल। अब कल मैं फेसबुक पे पढ़ रही थी कि मैट्रिक के बच्चे रात को कॉल सेंटर्स में जॉब करके 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही। तो जो बच्चों को इतनी छोटी उम्र में दे आर अर्निंग सो मच, इवन अब तो घर से बैठ के बच्चे इतना, तो तालीम हासिल करने का तो शौक बच्चों में ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने बच्चों को सिखाया क्या है, पढ़ना इसलिए कि कमाना है। स्किल्स का तो कहीं घर से, इवन घरों में भी स्किल्स डेवलपमेंट का तो बच्चों का, बेटा आपने पढ़ना है क्योंकि आपके पैसे कमाने हैं। अब जब एक 15-16 साल का बच्चा आजकल 80-90 हज़ार, लाख, 1.5 लाख घर बैठ के कॉल सेंटर से और ऑनलाइन सोशल मीडिया से कमाना शुरू हो गया, इवन टिकटॉक्स और ये जो चीजें हैं, इनसे उसने कमाना शुरू कर दिया। तो तालीम तो कहीं बहुत पुश चली गई। पेरेंट्स आपने अंडर द कार्पेट जो मसला था ना, आपने वो कार्पेट को फौरन उठाकर वो जमीन नंगी कर दी। आपको पता है, आपने इतनी खूबसूरत बात की है, बड़े गौर से मैं आपका सवाल सुन रहा था। एंड दिस इज द आयरनी, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि हमने पढ़ाई को पैसे के साथ मुंसलिक किया है, और अब वो जो पैसा है ना, वो अब आप किसी भी तरह कमा सकते हैं। तो पढ़ाई का जो वेरिएबल है ना, वो निकल गया, इट्स नॉट देयर। बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आमना जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट जो है वो रेज किया। मैम, बहुत सारे लोग जो हैं वो जब उन्होंने पैसों की बात की, एक तो पढ़ाई से जाहिर है पैसे होता है, जो उन्होंने बात की कि जी हम कहते हैं पढ़ेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। दूसरा ये कि जब हम लोग वाकई ही आजकल के स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो एक बच्चा जो ब्लॉगर बना हुआ है या जो टिकटॉक पे मौजूद है या समथिंग लाइक दैट, हाँ, इवन इन कॉल सेंटर, चलो उन्होंने वो तो चलो फिर भी कुछ जाके कर रहा है ना, कहीं पे जा रहा है, कोई कर रहा है, काम कर रहा है, किसी को अग्री करा रहा है कोई चीज़ खरीदने में, व्हाट्सोएवर। टिकटॉक पे आपने फ़ोन उठाया, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप मशहूर भी हो रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, तो हुमायूं सोचेगा कि यार मैं 9 to 5 जॉब क्यों करूं। बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी हड्डियां गलाऊं, मैं अपनी बॉस से बातें भी सुनूं, मैं सब कुछ करूं, मैं भी कोई शॉर्टकट ढूंढूंगा, मैं भी किसी को बेवकूफ़ बनाऊंगा और मैं उससे कहूँगा कि जी मुझे इतने पैसे आप दे दें। तो ये जो चीज़ है, ये तरबियत से इसका ताल्लुक है क्या, यूनिवर्सिटी से इसका ताल्लुक है, कॉलेज, कहाँ हमारा लूप होल जो है वो रह गया? सबसे पहली बात ये है कि जो एजुकेशन है वो कमर्शलाइज हो गई। जब कोई इंस्टीट्यूट पूरा कमर्शलाइज हो जाता है तो वो मनी ओरिएंटेड हो जाता है। अब वो बच्चा भी जो है वो और मनी ओरिएंटेशन जो है वो आपको पता है कि क्या चीज़ है, मतलब उसमें एक स्लेव होता है, एक मास्टर होता है, और वो मास्टर स्लेव का जो रिलेशनशिप है वो कायम रहता है। अब बच्चा जो है वो स्किल्ड है या नहीं है, उसने अनफेयर मीन्स या जो भी जिस तरह भी है, ये शॉर्टकट्स देखने हैं या उसने देखना है कि जो इजी चीज़ है, ये जहाँ से मुझे इजीली पैसा मिल रहा है, मैं वो वाला रास्ता अपनाऊँ। तो एक्चुअली उसका जो वो मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट का जो इफ़ेक्ट है ना, वो बच्चे के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल। और वो बच्चा जो है, ये इसमें पेरेंट्स का भी कसूर है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स कमा रहे हैं। तो बच्चा घर में है या बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो वो ये देख रहा है कि माँ और बाप दोनों कमा रहे हैं और मेरी तरफ अटेंशन उनकी कम है, तो वो कहता है कि एक्चुअली लाइफ ये है, एक्चुअली लाइफ वो नहीं है जो मेरे अंदर कमी पैदा हो गई है या जो मैं ये सोच रहा हूँ कि माँ और बाप को मेरे पास होना चाहिए, ये नहीं है। ये जो बिहेवियर है माँ बाप का, ये एक्चुअल लाइफ है। तो वो भी उस तरह चल रहा, वो पैटर्न जो है वो दिमाग में सेट हो जाता है, और जब वो पैटर्न दिमाग में सेट होता है तो फिर बच्चा उसी पैटर्न पे चलता है, वो और सारी लाइफ उसी, सारी ज़िंदगी उसकी पहले की एज होती है, ठीक है, आपकी 4 साल से लेकर 11 साल तक, जो इसमें वो ऑब्जर्व करता है बच्चा, वो सारी ज़िंदगी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसके असरात रहते हैं। पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो बच्चा भी बड़ा होके उसी सोच का होगा, उसी तरह वो वर्क करेगा, और मनी ओरिएंटेड उसकी सोच भी वही होगी। और अब तो पहले तो ये था कि लोग जॉब करते थे, टाइम देते थे 4 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे। अब ये होता है कि कहते हैं कि जी कम टाइम के अंदर ज़्यादा पैसा आ जाए। तो बच्चों की इसमें मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि एक मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं
जो आपकी लाइफ को चेंज करती है। देखिए जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बच्चे को लेके चलते हैं। माँ की गोद होती है, बाप का साया होता है, घर में पेरेंट्स होते हैं, बाहर आपके नेबर्स हैं, वो भी ग्रूमिंग आपकी करते हैं। फिर स्कूलिंग आ जाती है, फिर वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, फिर उसके बाद आपका कॉलेज आ जाता है, वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, टीचर होते हैं। आप देखें कि बचपन के जो टीचर्स होते हैं ना, सारे उसका आप आउटपुट होता है। और आप अपने उन टीचर्स को, जो आपके बचपन के टीचर्स होते हैं, उनको नहीं भूलते, वो खाका आपके ज़हन में सारा रहता है। यहाँ पर यही सवाल जो हलीमा ने किया है, मैं थोड़ा सा हलीमा की बात को थोड़ा सा दूसरे डायनामिक से सोचूंगा। हलीमा ने टिकटॉक की बात की, हलीमा ने कंटेंट क्रिएशन की बात की, हलीमा ने कॉल सेंटर की बात की, आमना ने भी कॉल सेंटर की बात की। देन अगेन हम पाकिस्तान की अगर बात करें इंडस्ट्री की, शायद उस पर ये बात लागू होती है। टिकटॉक इज नॉट बैड, पीपल आर मेकिंग अ वेरी गुड कंटेंट एज वेल। आप ये कोई आसान काम नहीं है टिकटॉक का कंटेंट बनाना। आप पहले राइट करते, स्क्रिप्ट करते। पाकिस्तान में तो सिर्फ चलना टिकटॉक हम कहते हैं, चलकर आ रहे हैं, किसी ब्रिज के ऊपर से गाना लगा हुआ है, दैट इज टिकटॉक। और उससे वो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी नहीं कमा रहे, आपको इस तरह पैसे भी नहीं मिलते। ठीक है, इफ यू नॉट अ गर्ल। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है ब्रेक लूंगा क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है ना। हमने खातून को, मैंने देखा खातून और मर्द के फॉलोअर्स में, इट इज सच अ बिग डिफरेंस। चाहे कंटेंट बेचारा लड़का कितना अच्छा बना रहा है, खातून की सिर्फ चेहरों की तस्वीरें वो लगा रही है, तो शी इज गेटिंग द फॉलोअर्स। दैट इज डिस्पाइट द एल्गोरिथम आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आमना ने बात की, बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों हमने तालीम को मुंसलिक करा है पैसे के साथ। क्यों किया है हमने, माजरत, क्यों हमने उसको किया है पैसे के साथ मुंसलिक? तालीम की असल वजह क्या है? हम बच्चे को क्या बताएं, हम तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हैं? जैसे हम अक्सर कहते हैं, देखना पढ़ोगे ना तब इंशाअल्लाह बनेगा। हम वो वाले लोग हैं जो कहते हैं कि बेटा नहीं पढ़ोगे, देखना उस रिक्शे वाले जैसे बनोगे, विच इज एसोसिएटेड विद अ करियर, यानी कि एक पढ़ाई और तो होती भी है। तो थिन लाइन कहाँ ड्रॉ करनी? ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक में मैं आपको वक्त भी देते हैं, आप सोचें कि क्या ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि वो थिन लाइन क्या है, वो पतली सी लाइन हमने कहाँ ड्रॉ करनी है और बच्चे को बताना है कि बेटा ये तालीम आपने इसलिए भी हासिल करनी है, उस्ताद का एहतराम भी करना है, मोहल्ले वालों से कैसे बात करनी है। क्योंकि सबसे पहले तो पेरेंट्स है ना जिन्होंने एक सर्कल बनाकर देना है। छोटे सर्कल्स तो बाद में अंदर बनते जाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौर साहब। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में। और आपसे सवाल कर रहा था कि वो एक थिन लाइन है जो ड्रॉ की हुई है कि पढ़ाई करने में क्यों सिर्फ करियर ही बनना है, क्यों बच्चों को कब कैसे बताना है कि बेटा आपने जिस उस्ताद से पढ़े उसका एहतराम भी करना है। बेटा जी जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं इसका आगे इस्तेमाल इस तरह कि अगर आप 5 लोगों में बैठे हैं तो आप मुनफरिद लगें, आपका पता चले, ये नहीं कि अपनी आवाज़ से अपनी ज़ुबान से, लेकिन आपके किरदार से आप लगें कि आप उससे मुख्तलिफ हैं। यहाँ नॉलेज जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि नॉलेज का होना। आप कहते हैं कि आप कहीं पे जाएं तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हों, आप कहीं पे जाएं तो आपका ये पता चले कि आप कैरी कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी एक एग्ज़ाम्पल दूंगी आपको कि हमारे घर में मेरे फादर और मेरी मदर का ये एक असूल था कि रात को सोने से पहले अल्लामा इकबाल की नज़्म उनको सुना के सोना होता था हमने। ये ग्रूमिंग का पार्ट है। अच्छा, अब जिसको याद होती थी उसको पैसे भी मिलते थे या उनको कोई गिफ्ट दिया जाता था। हमें नहीं पता होता था कि आज रात को हमें क्या गिफ्ट मिलना है, लेकिन एक हमारे लिए हमारी तरबियत का ये पार्ट बन गया। फिर हमें थोड़े हम बड़े हुए, ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि मैं 3rd जब ग्रेड में थी तब से लेके ये 6th ग्रेड तक ये चीज़ चलती रही। ठीक है। उसके बाद हमें ये कहा जाता था कि आपने कोई ड्राइंग करनी है, कोई चीज़ें बना के लाएं और वो चीज़ जो है आपने यहाँ पे प्रेजेंट करनी है, उसमें आपने कॉन्सेप्ट बताना है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम उस वक्त ड्राइंग करके अपने फादर को देते थे कि ये चीज़ें हैं, ये देखें कि मैंने ये बनाया, इसका कॉन्सेप्ट ये। कुछ एब्स्ट्रैक्ट होती थी, कुछ नेचुरल आर्ट होता था, कुछ इस तरह करके ना तो वो दी जाती थी। उसके ऊपर भी फिर वो हमें ग्रूम करते थे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो ये सारी तरबियत जो है ना ये पेरेंट्स की होती है। स्कूल इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन स्कूल जो आजकल पैटर्न है, मैं आई एम सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रही, लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसा है कि एक माफिया ओरिएंटेड अप्रोच डेवलप हो गई है। और वो माफिया कभी नहीं चाहता, वो कहते हैं, वो नॉम चॉम्स्की का नाम सुना होगा आपने, जो कहते हैं जी कि
trillions of dollars spent every year to control the human mind. एक्चुअली ह्यूमन माइंड कंट्रोल करने के ये सारी जंगें, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर और ये बाकी इकोनॉमिक वॉरफेयर्स और ये आपकी अब इस वक्त जो वॉरफेयर्स चल रही हैं, ये सारी ये अब आपकी AI वॉरफेयर चल रही है, बिल्कुल ई वॉरफेयर जिसको कहते हैं। तो ये सारी वॉरफेयर ये किस लिए की जाती हैं? क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल कर लिया जाए। जो आपको कहा यू विल बिकम अ रोबोट, एक वक्त आएगा कि हमारी हर चीज़ जो है वो कहीं और होगी, हमारे ताने बाने कहीं और गए। ये उस चीज़ का, ये सारे पैटर्न्स, ये जितने सिस्टम्स हैं, ये माफिया बेनिफिशरी सिस्टम्स हैं और ये उस माफिया के इंटरेस्ट को एड्रेस करते हैं। ये ऑडियंस के एंड पे कोई से बच्चा एड्रेस कैसे नहीं। जा सकता है? हाँ इससे इसके दो तरीके हैं, इससे बचा जा सकता है, लेकिन इसके दो मेजर तरीके। एक तो आपकी गवर्नमेंट बहुत मेजर रोल इसमें प्ले कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए कि अब बात कहीं और निकल जाएगी कि जब आप कहीं से लोन लेते हैं ना, तो आप एजेंडा भी लेते हैं। जब आप एजेंडा लेते हैं तो वो एजेंडा इनकलकेट होता है। जब वो एजेंडा इनकलकेट होता है तो आपका कल्चरल क्लैश स्टार्ट होता है। कल्चरल क्लैश के साथ आपका सोशल क्लैश स्टार्ट होता है। सोशल क्लैश के साथ आपका मेंटल क्लैश स्टार्ट होता है। स्कूल में बच्चा कुछ और कर रहा है। छोटी बच्ची थी मेरी, तो उसको कहा गया कि वो आपने एक ऐसा ड्रेस लेके आना जो मतलब शोल्डर्स ना, ऑफ शोल्डर, और यहाँ पे एक डांस पार्टी हो रही है, तो वो आपने उसमें बस थोड़ा सा हिलना जुलना है। तो मैंने जाके कहा कि ये तो मुझे तो ये पसंद नहीं है, ऐसे तो छोटी सी बच्ची है 4-5 साल की, तो मैं उसको इस तरह का ड्रेस बना के घर से नहीं भेज सकती। तो मैंने बच्ची को वहाँ से निकाल लिया। आप ये देखो, घर में मैं उसको कह रही हूँ कि बेटा जी नमाज बहुत ज़रूरी है, मैं बच्चे को कह रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट। तो आप ये सोचें कि ताना बाना किधर है, ताना बाना कहाँ है? उस एजेंडा के साथ जुड़ा है। खता कलामी की माफ़ी, हलीमा ने सवाल पूछा, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट वाली चीज़ों पे तो बात ही नहीं करता क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, इंडिविजुअलिस्टिकली क्या कर सकते मैं इस तरफ भी आ रही हूँ, अकेले में क्या कर सकते हैं, मैं इस तरफ भी आ रही हूँ, मैं इस तरफ भी आ रही हूँ। अपनी तरबियत जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखें। बच्चों में एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ जो है ना वो इंजेक्शंस लगाते रहें उसके। और जब तक आप ये नहीं कर सकते ना, आप ये समझें कि आपकी जो अगली जनरेशन है वो आपके इख्तियार में नहीं है। अच्छा मैम, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि आपने कहा कि बच्चों में मॉरल इंजेक्शंस लगाते रहें। सॉरी टू से 80% इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है जिन्होंने नई जनरेशन को आगे उनके अंदर इंजेक्ट करनी है चीज़ें, उनके अंदर खुद ही मॉरल्स नहीं है। हाँ, ठीक है, वो उन मॉरल से दूर जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा वही कह रहे हैं कि जी टीचर ने तुम्हें कुछ कहा, अच्छा तुमने टीचर को कहना था आपकी तो तनख्वाह जो है वो मेरी फीस से जाती है। तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनकी भी तरबियत मेरे ख्याल से नहीं हुई। इसकी वजह ये थी क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना, हम 2 फ्लेवर्स के, हम AI भी हैं और हम मैनुअल भी हैं, हम कहीं के नहीं रहे। तो हमें जो बताया गया, हमने AI में देखा वो तो सारा गलत बता रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम अब कॉन्फ्लिक्ट के मारे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो अच्छा मुझे और एक ये चीज़ जो मैं अब एक्सपीरियंस करती हूँ कि गलत इतना आम और इतना सही हो चुका है कि जब आप सही की बात करते हैं तो आपको एलियन समझा जाता है। अगर मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ कि बेटे आपने जब दादा आएंगे घर में एंटर होंगे तो आपने उनसे जाके मिलना भी है और आपने अपनी जगह छोड़ देनी है। बिल्कुल, लेट दादा डिसाइड कि उन्होंने कमरे की किस कुर्सी पर बैठना है। हाँ। जब वो बैठ जाएंगे फिर आप अपनी तशरीफ उनके बेशक साथ रख लें, बेशक कहीं दूर रख लें। ये मैं अपने बच्चे को सिखाना चाह रही हूँ। लेकिन आजकल लोग सही को कह रहे हैं कि गलत है। हाँ। बच्चे को डिसाइड करने दो, दादा का क्या है, दादा तो बुढ़ा हो गया, दादा तो कहीं भी बैठे। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी जनरेशन का। यानी हम लोग ये समझते हैं, देखिए मॉडर्नाइजेशन इज अ गुड थिंग, बट वेस्टर्नाइजेशन जो है वो उसका इफेक्ट बैड है। उसका इफेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। इट्स नॉट फॉर अस। उसका इफेक्ट बहुत बुरा है, उसका इफेक्ट बहुत बुरा है। हमारे अब जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में ये बात होगी कि हमने बच्चों की रिस्पेक्ट भी करना छोड़ दी। मैं इस चीज़ को तस्लीम करती हूँ कि हम बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप अगर बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो बच्चा आपको रिटर्न में रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये याद रखिएगा। हम बच्चे को कहते हैं जी ये कोई गलत काम कर रहा तो कोई बात नहीं है, आजकल दुनिया ऐसी ही है, इसको ऐसे चलने दो,
ठीक है, आप वहाँ पे उसको करेक्शन अगर उसकी नहीं करते हैं तो बच्चा कभी भी ये रियलाइज नहीं कर सकेगा कि सही क्या और गलत क्या। वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं कहती हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, मतलब मैं कहती हूँ कि एक रिलीजन से ज़्यादा भी वैल्यूज़ जो है ना। मैम आपकी बात का एक सिरा पकड़ना है मैंने, इससे चली जाए अब तो आगे। मैम मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, वरना मैं नाम भी ले सकता हूँ शो पे, क्योंकि मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, वो अभी तक न्यूज़ कंफर्म नहीं किस यूनिवर्सिटी की ये कंफर्म हो जाए। एक निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म को खड़ा कर जलील कर रहे हैं, वो बेइज्जती कर रहे हैं उसकी लैपटॉप ना लाने पर। ऐसे ऐसे डायलॉग्स उसके लिए बोले गए हैं कि जो वो तो मैंने खुद सुने, तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि बाप नहीं है तो भाई से कहो जाके ले आए। आपने बड़ी प्यारी बात की कि उस्ताद को भी बच्चे का एहतराम करना और इज्जत करनी चाहिए, चाहे स्टूडेंट कितना नालायक हो, कितना लायक। देखो ये एक आपकी बात करती है, नालायक और लायक कुछ नहीं होता, लायक और नालायक कुछ नहीं होता, क्योंकि लायक ये तो हमने ग्रेड बना दिया ना कि बच्चे ने 96% मार्क्स ले लिए तो वो लायक है। आप उसका इंटेलेक्ट देखें, इंटेलेक्चुअलिटी क्या चीज़ है। बच्चे का इंटेलेक्ट आप 3 घंटे में नाप के तो आप बच्चे को ये मेरा सवाल ये है, क्या एक उस्ताद को हक जाता है क्योंकि उसको दर्जा इतना बढ़ा दिया कि वो एक बच्चे को इतना जलील कर दे कि उसकी इज्जत नफ्स इतनी मजबूत हो जाए। और मुझे उस यूनिवर्सिटी पे अगर वो उस पर एक्शन नहीं लेगा, लिटरली मुझे ये खाली एक यूनिवर्सिटी का फेलियर नहीं होगा, ये सब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का फेलियर होगा, एजुकेशन सेक्टर का फेलियर होगा कि हमने कदगने नहीं लगाई, हमने उसको नहीं किया। आप उस बारे में क्या कहेंगी? एक उस्ताद का कितना हक है एक बच्चे को जलील और रुस्वा करने का? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा आपके पास आया हुआ है। देखो, जब बच्चा आपकी पनाह में दिया हुआ है, बच्चा आपकी पनाह में दिया हुआ है, ये नहीं आपके पास पैसे दे के पढ़ रहा है, नहीं, बच्चा आपकी पनाह में है। जब आप किसी को अपनी पनाह में लेते हैं ना, तो फिर उसकी रिस्पेक्ट करना लाजिम हो जाती है। आप ये कभी भी नहीं कर सकते कि आप बच्चे को जलील करें। और ये कोई बात है? ये वहाँ तो हमारे यहाँ तो शेयरिंग भी होती है। हमारी यूनिवर्सिटी में तो एक लैपटॉप अगर कोई लेके आया हुआ है तो 4 बच्चों को बिठा देते हैं, कोई बात नहीं भी, तुम नहीं लाए तो कोई मसला नहीं है। हर बंदा तो पीछे से, और फिर आप उसके भाई को कॉल कर रहे हैं सबके सामने स्पीकर पे, और करी जा, मतलब एक होता है ना, एक बात कर दी, 2 बात कह दी, 3 बात, वो करी जा। उन्होंने ऐसे लग रहा है कि पूरी क्लास ही वो एजेंडा ही बेस्ड है कि बस अब इसको जलील करो। So right, it was literally looked like an agenda based class जिसमें वो ये सब कुछ। मैम मुझे बताया, आपके किससे जब हम ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे, आप कह रही थी मैं कभी टीचिंग की तरफ आना चाहती ही नहीं थी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मैं टीचिंग की तरफ नहीं आना चाहता था, लेकिन जब वो टीचिंग की तरफ आते हैं तो वो वापस नहीं जाते और वो वंडर्स क्रिएट करते हैं। और फिर हर जगह आप देखते हैं कि उनके ना सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं बल्कि उनको याद रखते हैं कि वो फलाना जो हमारा टीचर था ना वो सबसे बेहतरीन था। टीचर्स नहीं बनना चाहते, फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो माशाल्लाह दुनिया देखती है। माशाल्लाह नहीं, लेकिन इवन हुमायूं को भी मैंने ये देखा है कि हुमायूं ने भी कहा कि मैं टीचिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया तब भी मेरी उनसे एक ऐसी एफिलिएशन हो गई जो कभी खत्म नहीं हुई। और अब जब बड़े बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो हुमायूं हालांकि बड़ी सख्ती भी करते हैं बाज़ औक़ात, मैं भी उनको कह रही हूँ कि आप ना डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हुमायूं के जो स्टूडेंट्स थे वो हमने दूर दराज से इधर उधर देखा लोगों को कि वो उनकी बात कर रहे थे। तो ये क्या सिलसिला है कि जब कोई आ जाता है तो वो वापस नहीं कभी जाता? देखिए, मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेडिसिन था। मेरा इंटरेस्ट मेडिसिन था। मैं चाहती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आपको पता है जी हमारी जनरेशन तो बहुत नई बात है, पेरेंट्स चाहते हैं डॉक्टर बने। तो मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश भी की कि मैं डॉक्टर बन जाऊं ना, तो मैं नहीं बन सकी। बस कुछ वजूहात ऐसी थी, कुछ मार्क्स 0.5। डॉक्टर नहीं बनाना चाहते थे, डॉक्टर आप बनना चाहती थी लेकिन डॉक्टर्स नहीं बनाना चाह रहे थे। तो वहाँ से फिर मैंने ना अपनी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो वो एक फेलियर जो था ना, उसने मुझे मेरे पाँव पे खड़ा कर दिया और उसने मुझे कहा कि अगर ये नहीं होता तो दुनिया में चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई हैं। तो मैंने MBA कर लिया। मैंने MBA किया और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली। मेरे फर्स्ट जॉब जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की है। मैं प्रोडक्ट मैनेजर थी वहाँ पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर लग गई और मुझे अच्छी खासी मतलब वहाँ पे काम होता था और मैं एंजॉय भी करती थी। यहाँ पे पॉज करेंगे, पर आपने कुछ और कहा था, मैं उस पर आपको ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपने तो कहा था मैं जर्नलिस्ट भी बनना चाहती थी, वो कहानी कब आएगी? बिकॉज आई वांट टू नो। मेरी उनकी स्टोरी तकरीबन सेम है, बल्कि तकरीबन सारी सेम है। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, बिकम अ जर्नलिस्ट, देन आई वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट। लेकिन आज मॉर्निंग शो कर रहा हूँ आपके सामने, छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
जाएं। वेलकम बैक टू द शो। हम बीच में थे, मैम अपने सारे करियर के हवाले से बता रही थी और उसके अंदर बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट, अभी हम फार्मेसी के जॉब पे पहुंच गए, फार्मेसी तक हम पहुंच गए, जर्नलिज्म तक अभी हम नहीं पहुंचे। तो मैम कंटिन्यू करें। एमबीए किया, पहली फार्मेसी की जॉब मिल गई? जी, मुझे फार्मास्यूटिकल में जॉब मिल गई थी। एक जर्मन कंपनी थी बोरिंगर मेनहाइम, तो उसमें मैंने जॉब शुरू की और उसके बाद फिर मैंने 1.5-2 साल जॉब करने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं यहाँ नहीं चल सकती। अच्छा। थी वो मार्केटिंग की जॉब, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग की जॉब थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, सितारों से आगे जहाँ और भी, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो वो मैंने कहा कि नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं, बस ये तो हो गया शौक पूरा मेडिसिन का जो था मेरा ना। तो फिर मैंने ना मास कम्युनिकेशन मास्टर्स किया और फिर मैं जर्नलिज्म, अभी मैं ये पढ़ ही रही थी तो साथ ही मैंने जर्नलिज्म राइटिंग स्टार्ट की मैंने, और प्रिंट मीडिया के साथ मैं अटैच हो गई। 2-3 न्यूज़पेपर्स थे, उनकी एडिटरशिप मुझे मिल गई। फिर उसके पहले मैंने जो रिपोर्टिंग में डाला उन्होंने, तो मैंने कहा मेरा एप्टीट्यूड नहीं है रिपोर्टिंग का, मैं राइटिंग की तरफ जाना चाहती हूँ, मुझे डेस्क जॉब चाहिए। तो फिर वो हाँ, हालांकि लोग उल्टा करते हैं, कहते हैं हमें डेस्क जॉब नहीं चाहिए, हमें रिपोर्टिंग की तरफ जाना है। क्रिएटिविटी है ना उसमें, उसमें एक्चुअली राइटिंग में क्रिएटिविटी है ना। तो मैं तो बॉर्न ही क्रिएटिव, वो कहते हैं ना, ट्रेड्स के साथ हुई थी। तो मुझे ये था कि मैं कुछ लिखूं, कुछ काम करूं मैं इस तरह ना। तो फिर मुझे वो एडिटरशिप मिल गई। फिर मुझे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी मैगजीन्स की, अपने जो उनके ऑनलाइन मैगजीन्स, उसका नया नया रवाज शुरू हुआ था ऑनलाइन मैगजीन्स का, तो ऑनलाइन मैगजीन्स के लिए उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैं फीचर राइटिंग तक आई। मैंने पहले थोड़ी सी रिपोर्टिंग की, फिर उसके बाद डेस्क जॉब हुई, फिर फीचर राइटिंग की तरफ आगे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने शुरू किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जर्नलिज्म, मैंने तकरीबन 10 साल जर्नलिज्म की। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब तो, वो कहते हैं ना, वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, तेरे मुहीत में ही कहीं गौहर ज़िंदगी नहीं, ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका सदफ सदफ। तो वो मैंने कहा कि अब तो ये भी एक बंद हो गया, अब तो ये भी मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अब क्या करूं, अब आगे जाना चाहिए, अब आगे क्या है। तो वो था, पैशन था मेरा, वो चलता रहा। लेकिन मुझे राइटिंग का, लिखने का बहुत शौक था। तो फिर मैंने शायरी शुरू की। शायरी मेरे फादर की वजह से मेरे अंदर आई। खुद भी लिखे शेर? जी, मेरी बुक्स हैं। कोई एक शेर अगर अभी आपका हो जाए, और मौका भी या दस्तूर भी? अभी इस वक्त तो एकदम से याद कहाँ आती है, वो पूरी नज्म है मेरी, आजाद शायरी, आजाद नज्म है। लीजिए, मैं आपसे तक सवाल पूछ लेता हूं। आप जब ब्रेक लेंगे, आप ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपने मेरे को सुना। ठीक है, बिल्कुल डन हो गया। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल, फिर आप प्रोफेसरशिप पे आई। मैं बड़े तजस्सुस से ये इंतजार कर रहा था कि वक्त आए मैं आपसे सवाल पूछूं। कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं, आपने बड़े 3 लोग की हमें ब्रेक में शायद बताया था, ऑन एयर बताया था कि 3 तरह के लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा जिंदगी में बेहतर होना चाहते हैं, और मेरे ख्याल है उम्र का कोई ऐसा नहीं होता जिसमें आपको फुल स्टॉप लग जाए कि आप बेहतर ना हो सके। बिल्कुल बेहतरी गुंजाइश ना हो। मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि मुझे बताइए कि अगर कोई इंसान तब्दील होना चाहे, हर मौके पर वो अपने आप को बेहतर करना चाहे, आपने अपने आप को कैसे बेहतर किया? अपनी मिसाल देकर बताइएगा। क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, इंसान अपने आप को कैसे बेहतर करे, प्रोग्रेस की तरफ जाए, ताकि जो उसका पिछले साल वाला वर्जन है उससे अगले साल वाला वर्जन जो है उसका बहुत बेहतर हो? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, सवाल पूछा, हाँ, बहुत मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर बात हो। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, और इसमें इसका जवाब एक ही है, अपने फियर फैक्टर्स कंट्रोल करना शुरू कर दें। हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हमने बैरियर्स लगाए होते हैं, हमारे अंदर बैरियर्स होते हैं। बचपन से हमारे अंदर बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं, वो डेवलप होते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बन जाती हैं, वो हम उनको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। फेलियर का खौफ है, ठीक है, कि जी फेल हो जाएंगे, या जी ये मेरे लिए नहीं है। हम अशरफुल मखलूक़ात है, हमारे लिए हर चीज़ है, हम हर काम कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। सिर्फ अपने फियर फैक्टर्स को कंट्रोल करें, सिचुएशन में डालें खुद को, मुश्किल सिचुएशन में डालें। मैं नहीं जाना चाहती थी जिनेवा, आगे मेरा एक कोर्स था, आ गया था 1 साल का, तो मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं कहती थी बच्चे छोड़, ये कर, वो कैसे इतना मैनेज होगा, तो किस तरह मैं करूँगी मैनेज। लेकिन मुझे एक फादर की सपोर्ट ऐसी थी जिस पे मुझे कहा उन्होंने कि बच्चे भी साथ जा सकते, क्योंकि उसमें डिपेंडेंट थे कि 2 आप डिपेंडेंट साथ लेके जा सकते हैं। तो मैं बच्चे लेके चली गई और मैंने वहाँ पे 1 साल गुजारा। दैट वाज द वंडरफुल टाइम, गोल्डन टाइम।
ऑफ माई लाइफ जो मैंने अपने साथ गुजारा वहाँ पे। मैं समझती थी कि मैं एडजस्ट नहीं हो सकती। लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा था। वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज होती है, वो बड़े पर्टिकुलर इस बारे में, पर्टिकुलर है। और वो आपको पता है कि they don't answer you back if you talk in English। जी, और उनको आती भी है, वो नहीं जवाब देते। तो ये बहुत कल्चरल बैरियर एक बहुत बड़ा दूसरा बैरियर जो था वो कल्चरल था, लेकिन वो ब्रेक करने पड़ते हैं आपको। ये नहीं अपने नॉर्म्स के अंदर रहते हुए आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आप उनके साथ, दुनिया के साथ ऐसे नहीं हो सकता कि आप कट के चलें, दुनिया के साथ चलना पड़ता है, लेकिन अपने नॉर्म्स और अपनी वैल्यूज़ को बचा के रखना पड़ता है। अगर आप अपने नॉर्म्स और वैल्यूज को दांव पे लगा देंगे फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिंदगी में बहुत सारा बैगेज है। हाँ, अगर आपने बैगेज लेकर चल रहे हैं बहुत सारे, चाहे फखर भाई हूँ एट दिस एज, इट्स मी, डेविड, एनीबडी, आई एम नॉट सेइंग मतलब फखर भाई 5-6 साल ही बड़े होंगे, जो भी है, हर किसी एज ब्रैकेट में क्या अपने आप को बदलने के लिए हम बड़ी स्पीड में चल रहे होते हैं। आपको लगता है अब एक टाइम आना चाहिए, पॉज कर देना चाहिए, रुक जाए, सोचें आप जो लेकर चल रहे हैं वो ठीक है या वो ठीक नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने ना इंसान के अंदर एक आवाज़ रखी हुई है, दिल से आवाज़ आती है कि ये काम आपके लिए है, ये नहीं है। आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये पता होता है कि ये सही है, ये गलत है। ये आवाज़ अंदर है जिसका नाम हमने ज़मीर रखा हुआ है, या आप जो भी इसको कह लें, आप सुला दें उसको, वो या सुला दें, या जिसको कि भाई शट अप कॉल दे दें उसको कि भाई खामोश हो जा, मुझे ये करने दो। जब आप उसको शट अप कॉल देते हैं फिर जो आप गलत कर रहे होते हैं वो गलती की तरफ जाता है, या आप सुन लेते हैं, भी वैसे ही होते हैं, उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी। लेकिन अगर आप अपनी बात अंदर दिल के अंदर आप जो आपके चल रहा है आप वो सुनना शुरू कर देते हैं तो फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। और इसको एक ही सूरत है इसकी कि अपने आप को टाइम दे, तन्हाई में जाए, थोड़े अरसे के लिए अपने आप को तन्हाई में डालें। 2 घंटे, 1 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, कई लोगों के लिए 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं, कई लोगों के लिए वापस आना ज़रा मुश्किल होता है। हम क्या करते हैं, हम वही वाली बैंड वैगन इफेक्ट, भेड़ चाल, जहाँ सब जा रहे हैं वहीं चलो। फॉलोअर्स का कॉन्सेप्ट है। आप देखें कि आपके जितनी सोशल साइट्स हैं उनमें ये नहीं कहा जाता कि मास्टर है, उसमें ये कहा जाता है फॉलोअर्स हैं। तो वी आर द फॉलोअर्स, हम फॉलो करते हैं। कहाँ पे, आप मुझे बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है? किसी भी सोशल साइट पे, आप नाम नहीं लेना चाह रही, किसी भी सोशल साइट पे है कि आप जी मास्टर हैं या यू आर अ लीडर? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, सब जगह लिखा हुआ है फॉलोअर्स। उसकी जो डिजाइन फिलॉसफी है वो फॉलोअर्स के लिए है, ठीक है? तो आप इस चीज को देखिए कि लाइफ जो है ना वो फॉलोअर्स के ऊपर अब चली गई है कि हमने फॉलो करना है। लेकिन इनमें से भी लोग स्टैंड आउट करते हैं, ऐसा नहीं है। किसी से ये पूछा गया, नाम नहीं लूंगी, किसी से ये पूछा गया जी कि आपको क्या मोटिवेशन मिलती, क्या मोटिवेशन होनी चाहिए किसी काम को अकम्प्लिश करने के लिए? तो उस बंदे ने आगे से जवाब दिया, What is motivation? It's a task and it should be done. That's it. आपने अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव बना लिया, इट्स अ टास्क, इट शुड बी डन। खूबसूरत बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक नज़्म सुनेंगे, वो नज़्म होगी इलामा मोहम्मद इकबाल साहब की भी, थोड़ी सी हम 1-2 शेर सुनेंगे और इनकी अपनी लिखी हुई भी। तो दोनों चीज़ें जो है हम सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हम लोग फ़ौरन से पोइट्री की तरफ चलते हैं क्योंकि उसके बाद हमने जो है वो ज़ैनब के पास भी जाना है। तो मैम कुछ अता हो। हाँ, मेरी बुक है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, बुक का नाम है, और वो इंग्लिश पोइट्री है जिसका टर्किश लैंग्वेज में और जर्मन में और फ्रेंच लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशंस हुई हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं आपको उसकी जो फर्स्ट जो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे हम खुद को फियर से निकाल सकते हैं और किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम है द साइलेंस। कि साइलेंस में जाके आप कैसे ग्रो करते हैं। तो उसका पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो मैं आपको वो सुनाती हूँ। द साइलेंस विद इन मी, the silence within me like the silence of moon, the silence within me like the silence of moon, like the silence of deep ocean. I kept
on nurturing, cherishing, preserving it. I kept on nurturing, cherishing, preserving it, holding it tight, clutching in my breath. Holding in tight, clutching in my breath, I may not let it die. Not letting it die like an old classic painting dangling over the rusty nail on an old cracked wall in a dusty bedroom. I may not let it die. If it dies moment by moment, fostering scent of more silence, fostering sense of more silence within me like a white zephyr lily. Thank you. Nice. I like the classic painting. It won't fade as a classic painting doesn't fade. Very nice, beautiful. I like the moon as well. I was thinking कि इंशाल्लाह ताला कोई मुझे छुट्टियां देंगे तो मैं ट्रिप करूँगा तो मैं ऐसे मेरे चांद को देखता हूँ और चांद की जो खामोशी होती है ना बहुत गहरी और बहुत पुरसुकून, बहुत खूबसूरत सुकून। और ये आपको मुझे लगता है सिर्फ हिली एरियाज में आपको चांद ऐसे नजर आएगा, इस्लामाबाद में तो आपको ऐसे नजर नहीं आने वाला इतनी डस्ट में। आप भी जाएगा तो उसकी खामोशी आपको सुनाई देगी। बिल्कुल जी मैम, आप भी आ जाए। आपने कहा था अब अच्छा बनाती है तो आपका अब टेस्ट होगा, एग्जाम शुरू करेंगे। वो एक होता था ना होम इकोनॉमिक्स में, हलीमा हैव यू सीन? थैंक यू। उसको ऐसे शिक्षक अभी थोड़ी देर खड़ी रहूंगी तो आज हम सबने ब्लू पहना हुआ है वैसे। चले जी ज़ैनब, आप लोग ट्राई करें। जबरदस्त, बेहतरीन आपने बना लिया है जी। अभी जो है वो हम मैम आप ट्राई करें ना प्लीज मैम। थैंक यू सो मच जी। जी थोड़ी सी आपने ट्राई करके बताना है कि सास ने जो है वो सही ट्रेनिंग की है। सही बात। कुक है या वेरी गुड कुक है? अच्छा ये थोड़ी पिंकिश लग रही मैंने ना। वाह क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नमक मिर्च सब बहुत बराबर है। चिकन है ये, चिकन है इसलिए इस पे भरोसा किया जा सकता है। आपके पर देखे थे आपने जब कज़िबा हुई थी? ये बड़े बच्चे की स्टोरी आपको सुनाऊं। It happened in a drama as well. It was taken the story मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो वो उन्होंने अपने बॉस को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि तीतर का शिकार किया, ठीक है, और चिकन था, ठीक है, चिकन मंगवा के उन्होंने उसको बारबेक्यू किया, तो तीतर के पर ला के ना वहाँ रख दी। मैंने सुनाया था वाकया, it was my नाना's वाकया which was in Alpha Bravo Charlie। तो वो उन्होंने आया और उन्होंने जब खाया, उनके साहब ने, उनके जो बॉस थे उन्होंने एसी ने खाया और कहते यार तुम्हारे साथ धोखा हो गया। कहते क्यों सर? कहते किसी ने तीतर के परों में मुर्गी उड़ा दी है। वो गोश्त मुर्गी का था। तो ये हमारे साथ इस्लामाबाद के साथ हो रहा है कि गोश्त जो है किसी और को कुछ और बताया जा रहा है। अच्छा ज़ैनब आप मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे चिकन मलाई जो हांडी है उसके लिए मैंने घी जो है वो 1 कप लिया है और जो लहसुन का पेस्ट है वो 1 खाने का चम्मच जाएगा। चिकन बोनलेस 1 किलो, आप चिकन बोन के साथ भी जो है वो बना सकते हैं। टमाटर 3 अदद, इसका पेस्ट मिला मतलब बाजार से भी मिलता है और आप खुद भी बना सकते हैं। नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, दूध इसमें 1/3 कप जाएगा, क्रीम 1 पैकेट जाएगी या उसका हाफ पैकेट आप इसमें डाल सकते हैं, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर जो है वो 1 चाय का चम्मच है और मक्खन आखिर में आपने 3 खाने के चम्मच इसमें डालने हैं और थोड़ा सा चिकन पाउडर, अगर आपको थोड़ा सा इसका फ्लेवर इनहेंस करना है तो चिकन पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा। ज़ैनब इसका कलर क्यों अजीब है? हाँ मैं वही बता रही हूँ कि जो मैंने टमाटर की प्यूरी यूज की है वो घर वाली नहीं यूज की, वो बाजार वाली यूज की, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग टमाटोज होते हैं तो उनका कलर जो है ना ये पिंकिश हांडी आई है। अगर आप घर वाले यूज करते हैं ब्लेंड करके तो उसका ये कलर वैसे ये भी एक क्रिएटिविटी है कि पिंक चिकन व्हाइट होता है। बिकॉज़ माय नानी वाज वेरी हिलेरियस, तो सिर्फ जोक्स के लिए बता रहा हूँ, मजाक में वो ये बात करती थी। जब भी ऐसा सालन आता तो कहती तलाक याफ्ता सालन क्यों बनाया है? तो मैंने कहा नाना तलाक याफ्ता सालन क्या होता है? कहते देनी, कहते ना कोई आलू तो ना कोई भिंडी तो ना कोई नाल कोई कल्ला तन तो ना कल्ला ये गोश्त है, इसके साथ कोई कुछ है कोई नहीं, कोई साथी क्यों नहीं? इसका नहीं होता, नहीं होता है गार्निशिंग, ये कवारी होती है। नहीं अच्छा वो उसकी बात नहीं, वो कवारी होती है, ये कवारी होती है, कोई आलू कोई भिंडी कोई हांडी हमेशा कवारी होती है। अच्छा कभी देखो हांडी में अक्सर होता है, जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे छिलका ऑफ टमाटर कम्स इन माय माउथ, आई लव इट। मुझे अब कीमे में भी प्याज मेरे मुंह में आता है, आई लव दैट क्रिस्पी प्याज एज वेल। इसमें क्या, क्योंकि हांडी में अक्सर ये चीजें आती है तो आ सकती है टमाटर आप जो है वो पेस्ट ना डालें, आप साबुत डाल दें तो वो फिर आपका छिलका उसका आएगा। अच्छा व्हेन इट कम्स टू अदरक एंड लहसुन, ठीक है, अदरक एंड लहसुन स्पेसिफिकली हमने गोश्त के साथ एसोसिएट कर दिया, बीफ और मटन के साथ, ठीक है।
क्या अब क्योंकि मैं जब आलू की भुजिया भी बनाता हूँ तो मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालता हूँ, ठीक है? हर चीज और बहुत जरूरी है। सो आप अदरक और लहसुन का पेस्ट में आपने डाला है? मैंने लहसुन पेस्ट डाला है, अदरक नहीं डाली। क्यों? अदरक का आप जूलियन कटिंग में डाल सकते हैं, उसका बहुत ज्यादा अदरक का जो है फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत, हाँ, तो आपने सिर्फ लहसुन के साथ जो चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है। अच्छा, मैंने आज आपको 2 टिप्स देनी है। एक, अदरक लहसुन जब भी आप छीले और आप उसमें डालते हैं वो लंगरी में, हम तो लंगरी कहते हैं, हम लंगरी कहते हैं, जब आप उसमें डाले तो आप बताओ बहुत उछलते हैं, तो उसको ना उछले आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, ठीक है? आप उसे थोड़ा सा, आप बता अच्छा, पर कुछ लोगों को नहीं पता, तुम्हें पता था? हाँ, मुझे बहुत अरसे बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालते उछल। मुझे लग रहा है आपकी सास बहुत अच्छी है। सोचो मैं तैयार उस सास के लिए, बिल्कुल रेडी हो जो सास क्या आएगी। नहीं, नहीं, आप कुछ भी कर लो, कोई ना कोई खामी होगी आपके अंदर, निकाल लेंगी, वो निकाल लेंगी, करने पड़ेगी, वो निकाल लेंगी, ठीक है? अच्छा, एक दूसरा जब भी आप स्टेक्स बनाए थाई, और वो मैं अक्सर आपको थाई स्टेक्स का बताता हूँ, थाई स्टेक्स ज्यादातर मत लिया कर अगर आपने उसे मैरिनेट करने को, उसे स्मेल और हीट बहुत जल्दी आती है। आप ब्रेस्ट पीस लिया करो, ब्रेस्ट पीस को ना अगर आप मक्खन के साथ फ्राई करेंगे ना, इट विल बी वेरी टेस्टी। और ब्रेस्ट पीस में इतना वो फैट्स भी नहीं होता, और मुझे लेटर ऑन पता चला कि थाई में फैट होता है, बहुत ज्यादा फैट होता है। जितनी कहा जाता है कि आपकी जो भी चीजें जमीन से करीब होती हैं उसमें उतना ज्यादा फैट होता है, जितना आप ऊपर अपर पोर्शन की तरफ जाते रहते हैं उतना ज्यादा फैट जो है वो कम होता है। एंड आई रिसेंटली एडेड वन थिंग, क्योंकि हम अक्सर रात को जो है वो बहुत खाना हैवी खा लेते हैं, तो मैंने क्या कि मुझे चावलों का बहुत शौक है, सो मैंने कस्टर्ड का छोटा बोल लिया है, मैं उसमें अपने चावल डालता हूँ ताकि मुझे मेजरमेंट हो, बस उतने में चावल खाता हूँ। आप बिलीव करें 2 दिनों में मेरा पेट इतना श्रिंक हुआ, इतनी कमी आई कार्ब्स को। आप पर ये कार्ब्स को एलिमिनेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं। डू नॉट लेट गो कार्ब्स, है ना? आप खाती हैं कार्ब्स? बिल्कुल खाती हैं, मैं भी कार्ब्स मेक्स यू हैप्पी। हाँ जी, और उसके लिए आप नहीं रह सकते, और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि डिनर करने के बाद 10 मिनट के बाद आप 20 स्टेप्स वॉक कर लें, बस दैट्स इट। और आई डू दैट इन द नाइट कि मैं कम से कम थोड़ा सा वॉक जरूर करता हूं, चाहे थोड़ा भी खाया हो। ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना अच्छा खाना बनाया। हलीमा, थैंक यू सो वेरी मच। आई विल गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू यू टू से थैंक यू टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। जैसे हमेशा से मैं कह रही थी कि आपकी क्लास में एक डिफरेंट किस्म का एहसास होता था, और आज आपसे मिल के बात करके उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज इस जगह पे हूँ कि मैं अपने टीचर्स को बुला सकती हूँ, आप लोगों से मिलवा सकती हूँ कि कैसे लोग जो हैं वो हमारी टीचिंग की दुनिया में मौजूद हैं, जिनकी हम कदर नहीं करते, जिनको हम कभी वो एहसास नहीं देते कि उन्होंने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया। तो आपके लिए कुछ कहने की बात नहीं है, मेरा ख्याल है आपका प्रोडक्ट जो है वो आज आपके सामने है, और वो आपकी मिसाल आप, आई एम प्राउड ऑफ इट। सही बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हज़रत अली का कॉल है, किसी से आपने एक लफ्ज भी सीखा, वो आपका उस्ताद है। आज मेरे उस्तादों में एक और उस्ताद का इजाफा हुआ है। आई एम वेरी प्राउड एंड थैंक्स टू हलीमा जुल्फिकार दैट शी गेव मी अनदर टीचर। और इंशाअल्लाह ताला मैम से बड़ी जिंदगी के पहलू सीखूंगा। अब उनके लिए मसला हो जाएगा कि मैं टुच हो जाऊंगा, अब उनको बहुत सारी चीजें सीखूंगा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। हम चाहेंगे कि इस माशरे में अगर हम टीआरपी की दौड़ में ना बढ़ सके, लेकिन हम आपके वो हिस्सा जरूर बनेंगे जिसमें हम आपको कुछ सिखा सके और आप हमें कुछ सिखा सके। अपना ख्याल रखिएगा। एक दिन यही कहेंगे अब आपसे, और हर दिन यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।